चलो भाई, सबसे पहले तो ऑप्शन के टाइप, मैंने बोला था कि ऑप्शन पढ़ो भाई। ऑप्शन कितने टाइप के, पूरी दुनिया में ऑप्शन कितने टाइप के हैं बताओ जरा। हाँ, दो टाइप के। चलो ठीक है, ऑप्शन टाइप कौन कौन से भैया? हे भगवान, ये उसके अंदर के टाइप है, ये बाइंग और सेलिंग का टाइप है। यूरोपियन ऑप्शन, दूसरा अमेरिकन ऑप्शन, तीसरा एकरा ऑप्शन, चौथा बाइनरी ऑप्शन। सुनेंगे इसके बारे में कभी जीवन में? यूरोपियन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर आप लोगों का इंडेक्स आता है, यानी इंडेक्स ट्रेडिंग जो होगी, इंडेक्स ऑप्शन जो ट्रेड होगा वो यूरोपियन ऑप्शंस कहलाता है, ठीक है। इंडेक्स के साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक तरीके से क्या कहलाती है? फॉरेक्स बोले तो करेंसीज, है ना, करेंसीज को भी यूरोपियन ऑप्शंस में डाला जाता है। अमेरिकन ऑप्शंस में आ जाते हैं स्टॉक्स, अमेरिकन ऑप्शंस में आ जाते हैं कमोडिटी, ठीक है। एकरा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, एकरा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना। बाइनरी, बाइनरी इज अ टाइम गेम, इट इज अ गैम्बलिंग। आप लोगों ने देखा है ना, वो बाइनोमो वाइनोमो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चलती है जिसमें टाइम प्रिडिक्शन होता है। बाइनरी इज अ टाइम प्रिडिक्शन। टाइम प्रिडिक्शन समझते हैं कि 5 मिनट में बताओ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। प्योरली वो सट्टे वाला जो होता है ना, मटका सट्टा जैसे बोलते हैं जो लोग, जो हाँ सेम हेलीकॉप्टर वाला, कि चलो 5 मिनट ये हेलीकॉप्टर ऊपर रहा तो क्या होगा, पैसा डबल। और एक हेलीकॉप्टर 5 मिनट में नीचे उतर गया यानी पैसा खत्म। तो वो किस बेसिस पर बना हुआ है? दैट इज ऑन द बाइनरी ऑप्शन। तो बाइनरी ऑप्शन इज अ टाइम प्रिडिक्शन गेम। इसको प्योरली सट्टा बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सट्टा या गैम्बलिंग, ठीक है। दैट इज इलीगल इन इंडिया, दैट इज इलीगल इन इंटायर वर्ल्ड। तो बाइनरी ऑप्शंस हम लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइम प्रिडिक्शन है। अब आप सोचो कि आपको तो अभी एक्सपायरी मिल रही है एक एक महीने और एक एक हफ्ते की, उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कैसे करोगे आप लोग? अरे 5 मिनट, एक एक मिनट का भी गेम होता है इसके अंदर। तो भैया 1 मिनट में गैस करो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कलर ट्रेडिंग क्या है? ये कलर ट्रेडिंग इट्स अ फास्ट प्रिडिक्शन ना, जहां पर प्रिडिक्शन टाइम के हिसाब से चल रहा हो, उसको बाइनरी ऑप्शन की कैटेगरी में रखा गया है और दिस इज प्योरली गैम्बलिंग। क्लियर है? तो इससे थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि बहुत खतरनाक है ये। अब आ जाता है पहले नंबर पर जो लीगलाइज है, दैट इज यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। ये इंडिया के अंदर चलते हैं दोनों, ठीक है, ये इंडिया के अंदर चलते हैं और एकरा वाले यूएसए के अंदर चलते हैं, ठीक है। यूएसए वाला छोड़ दो, इंडिया वाला अपन देख लेते हैं। यूरोपियन ऑप्शंस का मतलब यह है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको एक्सपायरी तक कैरी किया जा सकता है, यूरोपियन ऑप्शंस यानी इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई करेंसी का पेयर जिसको आप एक्सपायरी की आखिरी तारीख उसके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने तक उसको कैरी कर सकते हो। आपको यहां से कोई निकालेगा नहीं। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, यानी उसके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट के दिन ये एक्सरसाइज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये कट जाएंगे। आपको मैंडेटरी डिलीवरी लेने और देने का कोई कंसर्न नहीं होगा। और अमेरिकन ऑप्शंस यानी स्टॉक एंड कमोडिटीज, ये कैसे होते हैं? ये समय से पहले कभी भी एक्सचेंज करना होते हैं। बायर को डिलीवरी लेना पड़ सकती है या फिर सेलर को डिलीवरी देना पड़ सकती है। दैट मीन्स अगर इसकी एक्सपायरी डेट कोई मंथली वाली होगी तो मंथ से पहले यानी एक हफ्ते पहले उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी न्यू और फ्रेश एंट्री बंद हो जाएगी और आप वहां से आप या तो इंटर कर चुके हो तो आप लोगों को मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा उस पूरे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत का, अगर आपको आखिरी दिन तक वो कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना है तो। जैसे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट अगर 18 लाख, जैसे कोई स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट 18 लाख का है तो उस 18 लाख रुपए के 18 लाख रुपए आपको जमा करके रखना पड़ेंगे, अदरवाइज आपको उस एक्सपायरी से पहले कभी भी बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन, और एकरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज इन यूएसए। ये मेजरली दो टाइप है भैया इंडिया के अंदर। इसलिए ज्यादातर लोग क्या ट्रेड करते हैं? इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आदमी को एक्सपायरी वाले दिन तक कोई निकाल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आखिरी दिन तक चलने वाले बने, यानी दैट विल बी एक्सरसाइज ऑन इट्स एक्सपायरेशन डेट ओनली। और
अमेरिकन इट विल एक्सपायर बिफोर इट्स एक्सपायरेशन डेट, यानी इसमें से कभी भी आपको निकाला जा सकता है ड्यू टू मार्जिन शॉर्टफॉल। अमेरिकन में मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ तो आप लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, और यूरोपियन में मार्जिन शॉर्टफॉल का कोई फंडा नहीं है। यहां पर तो जो चीज ले ली है वो चीज आप आखिरी तारीख तक रख सकते हो, बजाय आपका या तो पूरा प्रॉफिट होगा या तो पूरा लॉस होगा। ठीक है, तो वैसे भी सौदा वैसे भी कट जाए, वैसे भी कट जाना है, ये फ्यूचर जैसा काम। ऑप्शन के अंदर नहीं, ऑप्शन के अंदर इंडेक्स ऑप्शन में क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन या अमेरिकन ऑप्शन में अब इंडेक्स का कोई प्रीमियम खरीदा आपने तो प्रीमियम बायर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी ने सेल किया है 2 लाख रुपए रखा है और उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो सेलर का पोजीशन कट जाएगा। ऑप्शन के नहीं नहीं, बायर को कोई है ही नहीं, बायर इज नॉट इन ऑब्लिगेशन फेज, सेलर ऑब्लिगेशन फेज में है। ठीक है, चलो अब कौन सा करना पसंद करोगे इसके अंदर से बताओ जरा मुझे, अमेरिकन या यूरोपियन? चलो, लेकिन अपन तो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, अपन तो भैया ट्रेंड लाइन स्टॉक पे बना रहे हैं हम तो, और इंडेक्स कहां से चल रहा है, इंडेक्स भी स्टॉक से चल रहा है, तो विच वन इज गुड? स्टॉक, अमेरिकन अच्छे हैं, तो क्यों 99% लोग इंडेक्स के अंदर जाते हैं, क्यों बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, क्यों सेंसेक्स ट्रेड करते हैं? पैसा कम लगता है, सबसे पहली बात तो कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, मोमेंटम हाई है, इसलिए ज्यादातर लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर, और इनको निकलने का भी कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। अब जैसे मैंने स्टॉक ऑप्शन लिया है, मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अमेरिकन। अब अमेरिकन में प्रॉब्लम है, क्या क्या हो गई प्रॉब्लम कि अगर मुझे बायर भी बनना है आखिरी तारीख तक तो बायर को भी कई दफा डिलीवरीज लेना मैंडेटरी क्लॉज हो जाता है। ये नया नियम आया है, अभी सेबी का नया नियम आया है कि ऑप्शन की कोई भी प्रीमियम अगर इन द मनी हो जाती है, यानी मैंने जो खरीदा है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, तो उस इन द मनी के प्रीमियम को फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1 दिन पहले, ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? यानी ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये नया नियम है। अपने को तो सर दिख जाएगा ना, आपने सी खरीदा था वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर हो जाएगा, वो ऑप्शन फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नया नियम है। हाँ, अपन कैरी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी एक्सपायरी डेट आई जाती है तो वो सौदा वैसे भी कट जाता है, तो उस फ्यूचर के सौदों को आप रोल ओवर कर सकते हो, रोल ओवर समझते हैं, काट के दूसरा उठा सकते हो, दैट्स इट। क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, ये एक्सचेंज करेगा काम आपका, है ना। ये नया नियम है, ये नया नियम इसलिए बनाए गए थे क्योंकि लोगों को ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए ऑप्शन के अंदर मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं। पैसा पहले कम लगता था, अब पैसा ज्यादा लगता है, दैट्स वाई ये ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से टैकल करना चाहिए। पहले जो लिक्विडिटी होती थी अब वो लिक्विडिटी नहीं है अभी हाल फिलहाल। क्यों नहीं है लिक्विडिटी? क्योंकि लोगों को यहाँ से डरा डरा के भगाया जा रहा है। कहाँ भगा रहे हैं? सीधे कैश मार्केट में। वाई? क्योंकि कैश मार्केट में उथल पुथल होगी तो फ्यूचर चलेगा, और कैश मार्केट में उथल पुथल होगी तो उसी से ऑप्शन चलेगा। अभी क्या हो रहा है, ऑप्शन में उथल पुथल होती है और कैश मार्केट वहीं का वहीं डंडा पड़ता है, तो वॉल्यूम यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर रहे हैं ताकि एक्चुअल प्राइस डिराइव्ड हो सके। ये बढ़े तो ये भी बढ़े और ये घटे तो ये भी घटे। प्रॉब्लम इज दैट पहले बैंक निफ्टी बहुत मोमेंटम करता था और बैंक हिल ही नहीं रहे उसके अंदर के। क्यों नहीं? क्योंकि बैंक निफ्टी अलग ट्रेड हो रहा है और उसके अंदर के बैंक अलग ट्रेड हो रहे हैं। बैंक कम ट्रेड होते थे इंडिविजुअल, लेकिन बैंक निफ्टी, तो ये क्या हो गया, ये कोरिलेशन तो हुआ ही नहीं। क्योंकि होना क्या चाहिए, डेरिवेटिव का मतलब क्या है भैया, यहीं का एवरेज फ्यूचर के लिए और यहीं का एवरेज ऑप्शन के लिए। ऑप्शन अलग ही चल रहा है, प्रीमियम ऊपर भाग रही है लेकिन इधर बैंक निफ्टी हिल ही नहीं रहा है। तो इससे बचने के लिए इन्होंने बहुत सारे क्लॉजेस डाल दिए गए, मार्जिन को बढ़ा दिया गया, लिक्विडिटी कम हो गई। दैट्स व्हाई ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग अभी हाल फिलहाल कम हो गई है, परसेंटेज कम हो गया है, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसर्न। तो आप लोगों के लिए जो अच्छी चीज है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो यूरोपियन ऑप्शन इज गुड, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, निकलने के चांस है,
और अमेरिकन ऑप्शंस गुड कब होंगे? जब आपका स्टॉक प्रिडिक्शन अच्छा होगा तो अमेरिकन ऑप्शन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस में मेन फंडा ये समझ लो कि यूरोपियन ऑप्शंस आप लोगों को जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस देगा, और अमेरिकन में क्या होगा, स्टॉक भले ही बढ़ रहा हो लेकिन धीरे 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 यहां पर आपका मोमेंटम नहीं आएगा, मतलब मोमेंटम बहुत धीरे आएगा। अगर यहां 10 बढ़ेगा तो यहां पर 1 बढ़ेगा, यहां 20 बढ़ेगा तो यहां पर फिर 2 बढ़ेगा, अगर यहां पे 10 गिर गया तो यहां पे 4 गिर जाएगा। प्रॉफिट में स्लो लेकिन लॉस में फास्ट। इसलिए अमेरिकन ऑप्शन से लोग डरते हैं आज भी, और स्टॉक ऑप्शन में कोई ट्रेड ज्यादातर नहीं करता। कमोडिटी भी ऐसे ही फंडा है भैया, इनको फिजिकल लिया जा सकता है, दैट्स वाई इनके अंदर लोग कम काम करते हैं। जैसे अभी मैंने 8,000 रुपए दिए ना, एक हफ्ते पहले मेरे को मार्जिन कॉल आना चालू हो जाएगा। 8,000 रुपए का सौदा 8,000 का थोड़ी है, ओवरऑल तो ये 6-7 लाख का सौदा होगा। तो उस 6-7 लाख रुपए के सौदे के लिए मुझे 8,000 रुपए अभी देना पड़े, और जैसे 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 समय बीतता जाएगा, एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी, तो एक हफ्ते पहले मुझे मार्जिन कॉल आने लगेगा। यानी अगर मुझे इस सौदे को कैरी करना है अंत तक, तो मुझे बायर मतलब जो सेलर है, सेलर की तरह मार्जिन खाते में रखना पड़ेगा, वही 1.5-2 लाख रुपए। और उसी 1.5-2 लाख रुपए के हिसाब से मेरा सौदा फ्यूचर में कन्वर्ट कर देंगे अगर ये प्रॉफिट में आया तो। ये भैया अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है। चलो तो शुरुआत कहां से करने का है? यूरोपियन ऑप्शन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन को 2 कैटेगरी में बांट दिया जाए। अगर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में किंग बनना है तो आप लोगों को ऑप्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो इंट्राडे करना है क्या? हाँ, अगर आपको अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना हो तो। चलो इंट्राडे करने के लिए कौन कौन इच्छुक है भैया ऑप्शन के अंदर बताओ? सभी लोग इंट्राडे या स्कैल्प सुबह से शाम तक, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कहलाते हैं, पहला डेल्टा, दूसरा गामा, तीसरा वेगा, चौथा रो, पांचवा थीटा। दीज आर द 5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स थ्रू विच यू कैन अर्न। क्लियर है? डेल्टा का मतलब होता है प्रॉफिट ऑफ मोमेंटम, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मोमेंटम, ठीक है। गामा का मतलब रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, वेगा का मतलब वॉलेटिलिटी का प्रॉफिट और वॉलेटिलिटी का लॉस, रो का मतलब इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री वाला ब्याज दर, थीटा का मतलब टाइम, टाइम टू एक्सपायरी। विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? यही है। इसके अलावा आप लोगों को किसी और चीज से लड़ना ही नहीं है ना। अगर आप लोगों को इंट्राडे या स्कैल्पर ट्रेडर बनना हो तो फर्स्ट वन डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है मोमेंटम, यानी निफ्टी कितना भाग रहा है, निफ्टी 1 रुपए भागेगा तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा आपके प्रीमियम पर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेल्टा, यानी मोमेंटम पर मिलने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। गामा, जो डेल्टा मिल रहा है वो डेल्टा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे निफ्टी 1 रुपए भागा तो प्रीमियम कितनी बढ़ना चाहिए? कायदे से 1 बढ़ना चाहिए क्या? हाँ, हम तो यही मानते हैं। वो 1 बढ़ेगा तो प्रीमियम में भी 1 रुपए का फायदा होना चाहिए, बट 1 का फायदा नहीं होता है। फायदा कितने का होगा? 0 पैसे से लगाकर तो 1 रुपए तक, यानी द वेरिएशन इज कॉल्ड गामा, ठीक है। कई बार आप लोगों ने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें गामा ब्लास्ट करके कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते होंगे। हैव यू हर्ड अबाउट गामा ब्लास्ट? नहीं सुना? तो गामा ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि गामा ही रिस्पॉन्सिबल है डेल्टा के लिए, यानी गामा ही डेल्टा को ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसको गामा ब्लास्ट बोल देते हैं। जहां गामा तेजी से मिलने लगे, समझ लो आपकी प्रीमियम, अगर जैसे मार्केट 1 भाग रहा है तो कई बार आपको 1 के बदले 1 मिल जाते हैं, और 1 के बदले कई बार 2-3 रुपए भी मिल जाते हैं, उसको गामा ब्लास्ट बोल देते हैं। सडनली आपकी प्रीमियम जंप कर जाती है, क्लियर है? ड्यू टू दैट फैक्टर गामा। तो गामा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेल्टा का वेरिएशन, है ना। जो प्रॉफिट एंड लॉस मिल रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, पहली बात तो ये। और जो कांस्टेंट प्रॉफिट नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब जो जो दे रहा है ये, उसको गामा बोल दो। थर्ड वन वेगा। वेगा का मतलब क्या होता है? वोलेटिलिटी,
वॉलेटिलिटी कहां से आती है? इसको खरीदने और बेचने वाले लोगों की संख्या से, यानी वॉल्यूम से। हाई वॉल्यूम कम्स हाई वॉलेटिलिटी, लो वॉल्यूम कम्स लो वॉलेटिलिटी। तो वेगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, यानी वेगा के कारण गामा मिल रहा है और गामा के कारण अपने को डेल्टा मिल रहा है, ठीक है। चलो नंबर चौथा, रो। रो का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। आपकी जो प्रीमियम है उसमें ब्याज दरें ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, ब्याज दरें जुड़ी हुई है। इंटरेस्ट रेट यानी 6.5% जो आपका परसेंटेज है ना आपका आरबीआई का, वो आपकी प्रीमियम में जुड़ा हुआ है। कितने दिन का? जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने दिन के ब्याज आपके प्रीमियम में जुड़े होंगे, ठीक है। थीटा, थीटा इज कॉल्ड टाइम टू एक्सपायरी, यानी आपकी प्रीमियम में एक समय की कीमत भी है जो रोज घट रही है। यानी द मेन एलिमेंट आपके प्रीमियम को नीचे गिराने वाला कौन है? थीटा। थीटा इज द पर डे डिके। पर डे डिके बोले तो आज कितना घटेगा प्रीमियम के अंदर से, वो आपको थीटा बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने आज कोई भी प्रीमियम खरीदी तो उसके अंदर आज कितना माइनस होगा, वो कौन बताएगा? थीटा। दैट इज द पर डे डिके, पर डे डिके, ठीक है। चलो ये 5 फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स बोलते हैं, जो आपके प्रीमियम में आते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसको ले लेना चाहिए, नहीं तो उस प्रॉफिट के बजाय 2 गुना लॉस मिल जाता है। ये फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स से कम्स आउट फ्रॉम वॉल्यूम। वॉल्यूम हाई होगा तो ये आते जाते रहेंगे, है ना, नहीं तो वॉल्यूम कम हुआ तो ये सारे चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं प्रीमियम सडनली बढ़ जाए तो प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब दूसरी बात कर लेते भैया स्विंग और डिलीवरी के लिए। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोगों को इस बेसिक फॉर्मूला पे काम करना पड़ता है। प्रीमियम इक्वल टू, यानी आपके प्रीमियम में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में एक होता है आपका टाइम वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रीमियम, और टाइम वैल्यू यानी टाइम टू एक्सपायरी डेट, सिंपल। तो जैसे आप लोगों को अगर लंबे समय के लिए काम करना है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन एलिमेंट, कितना प्रीमियम के अंदर समय बचा है और कितना प्रीमियम के अंदर ओरिजिनल वैल्यू बचा है, ठीक है। यानी टाइम और वैल्यू, ये 2 चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रीमियम में ओरिजिनल वैल्यू कम होगी और टाइम ज्यादा होगा। जिस दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि टाइम ज्यादा है तो हम उसको कैरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैरी किया तो रोज क्या घटेगा? थीटा। रोज आपके प्रीमियम में से एक अमाउंट घटेगा जो मेरी प्रीमियम में से घट रहा है। अभी 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना रुपए घट गया देख लिया आपने। 70 रुपए ली थी, आज कितनी हो गई? 50। कितने दिन बाकी है एक्सपायरी में? 29 तारीख को एक्सपायरी है। क्या होगा 29 तारीख तक अगर ये कहीं नहीं गया तो पूरा का पूरा 8,000 रुपए साफ। कौन रिस्पॉन्सिबल? टाइम, क्योंकि मेरी प्रीमियम में ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं। क्यों नहीं है ओरिजिनल वैल्यू मेरी प्रीमियम में? क्योंकि मैंने दूर का कोई कॉन्ट्रैक्ट आज ले लिया है, यानी मैंने निवेश क्या किया है? समय। और समय इन्वेस्ट किया है, दैट मींस मैंने पूरा का पूरा टाइम किसको दिया है? सेलर को। और सेलर ने क्या बोला है? मैं 6500 तक नहीं जाने दूंगा। कब? 29 तारीख तक। अभी क्या चल रहा है भाव? 7200। 7200 से 6500 जाने में अगर समय लग गया तो धीरे 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 समय की कीमत सेलर रिसीव करता जाएगा और ये सेलर का प्रॉफिट है। क्लियर है? तो कैरी करने वालों को एक ही चीज का दुख होता है कि भैया जो प्रीमियम मैंने खरीदी है उसके अंदर टाइम ज्यादा है, और इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है सेलर। किसी सेलर ने दूर जाके ये बेचा और किसी बायर ने दूर जाकर ये खरीदा। सेलर ने बोला 2 लाख रुपए दाव पे लगाता हूं मैं कि तुम मुझसे 2 लाख रुपए ले जाना, और बायर बोलता है ये ले 8,000 रुपए दाव पे लगाता हूं, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी सही हो गई समय के हिसाब से तो तेरे 2 लाख रुपए में से जितना आ सकेगा उतना मैं खा जाऊंगा। ये बायर और सेलर के बीच के डायलॉग्स है स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। डिलीवरी इसलिए लिखा क्योंकि अमेरिकन ऑप्शंस में स्टॉक्स की डिलीवरी भी पॉसिबल है, फ्यूचर के अंदर बाय की डिलीवरी भी पॉसिबल है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, दैट्स व्हाई ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में ये क्लॉज यूज कर सकते हो।
यस, इज दिस पॉसिबल? फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक और कमोडिटी की फिजिकल या डिजिटल डिलीवरी लेना पॉसिबल है। बढ़ी हुई कीमत पे बायर ही ले सकता है डिलीवरी और सेलर डिलीवरी दे सकता है, पॉसिबल है। बट कोई लेना चाहेगा क्या डिलीवरी? 8,000 रुपए के लिए मुझे अगर 8 लाख का सौदा लेना पड़े तो यार क्या वर्थफुल है क्या ये? यानी 8,000 को बचाने के लिए 8 लाख रुपए दाव पे लगा दूं? नहीं ना। तो फिजिकल डिलीवरी कोई लेना पसंद नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है? प्रॉफिट और लॉस में काट देता है। ये भैया लंबे समय तक कैरी करने का नुकसान भी है और लंबे समय तक कैरी करने का कुछ फायदा भी। ठीक है, बायर को फायदा किस चीज का है? बायर को टाइम के बजाय इंट्रिंसिक मिल जाता है और सेलर को इंट्रिंसिक से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना किससे है? टाइम से। अगर वो टाइम कमा रहा है तो उसकी वो अर्निंग रोज आ रही है। थीटा रोज अर्निंग है सेलर की, रोज। और बायर की अर्निंग कब आएगी? महीने में इक्का दुक्का या नहीं। तो सेलर का प्रॉफिट इनटेक ज्यादा है, वो 2 लाख लगा के 8,000 रुपए कमा सकता है और अच्छा भी लगता है 2 लाख लगा के 8,000 कमाना। बट 8,000 लगा के 2 लाख कमाना ये सुनने में भी वियर्ड लगता है। तो पॉसिबिलिटीज किसकी ज्यादा होगी या प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा सही होगी? सेलर की। और सेलर प्रेडिक्ट करता है ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, मार्केट कहां पड़ा रहे? साइडवे, यानी रेंज। ओवाई कौन क्रिएट करता है? आप लोगों ने देखा ना ऑप्शन चेन में दूर दूर ओवाई है और दूर ओवाई के दम पर कौन वहां पर बाजार की रेंज डिसाइड कर रहा है? दैट इज द सेलर। यानी जहां ओवाई ज्यादा है दूर दूर, वहां पर बायर नहीं है, वहां पर है सेलर। सेलर प्रीमियम को बेच रहा है और धीरे 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 टाइम कमा रहा है। अभी अगर मैंने वो सौदा काट दिया बीएससी वाला तो मैं क्या करूंगा? मैंने 3,000 रुपए का लॉस लेकर सौदा किसको ट्रांसफर कर दिया? किसी तीसरे आदमी को। और ये 30,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट किसको चला जाएगा? सेलर को, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे बेचा होगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा लॉस हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में शफल होता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज, हाँ हाँ, जितने दिन का हुआ उतना पर एनम है ये तो सब में मैडम, ये आपके प्रीमियम में जुड़ा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ना समझे कि ऑप्शन के अंदर भैया केवल बस प्रीमियम है, वो चल ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर घट रहा है, नीचे घट रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन आर दिस थिंग। ठीक है, ये जो मेथोडोलॉजी है ये ब्लैक सोल्स मेथोडोलॉजी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक सोल्स मेथोडोलॉजी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के अंदर काम आता है। यानी कितनी प्रीमियम होगी 29 तारीख तक, कितना रोज घटेगा, अगर कोई मार्केट बढ़ा तो कितने रुपए मिलना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन ब्लैक सोल्स मेथोडोलॉजी से किया जाता है। ठीक है, जो यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर? चलो, यहां तक किसी को ना समझ में आया तो मुझे बता दो भाई। लग रही है आज मैथ्स की क्लास है ना सर? वेगा वॉलेटिलिटी, वी फॉर वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बोले तो फ्लक्चुएशन, है ना? फ्लक्चुएशन कहां से ज्यादा होगा? जब ज्यादा वॉल्यूम आएगा, यानी लोग ज्यादा होंगे इसको खरीदने बेचने वाले, तो सडन ऊपर और सडन नीचे जाता है। तो वेगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गामा एंड गामा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेल्टा। ठीक है, तो वेगा, वेगा कहां से बन रहा है? हमारे जैसे बिड और आस्क से, बहुत सारे बायर और सेलर से वेगा क्रिएट हो रहा है। तो वेगा का कुछ प्रॉफिट हमको हमारे प्रीमियम में मिलता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। वेगा के कारण हमको गामा का प्रॉफिट मिलता है और गामा के कारण हमको डेल्टा का प्रॉफिट मिलता है। और रो कैसा हो गया? रो इज कांस्टेंट। और थीटा क्या हो गया? थीटा इज डेप्रिशिएटिंग इन नेचर पर डे। ठीक है, चार चीजें प्रीमियम को बढ़ाती है लेकिन एक ही है। वो बोल दो कि चार दोस्त और एक दुश्मन, दुश्मन बहुत भारी है। आपकी प्रीमियम को ये चार जितना नहीं बढ़ाएंगे ना उतना एक आदमी गिरा देगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ जी, थीटा, थीटा बायर का दुश्मन है, थीटा सेलर का दोस्त। थीटा बोले तो टाइम, टाइम बोले तो सेलर का प्रॉफिट। रेगुलरली मैं क्या बनाऊं? बायर बनाऊं ना मैं, तो बायर को नुकसान किस चीज का होता है? टाइम का। और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू का। इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो ओरिजिनल कीमत। अब ओरिजिनल कीमत बोले तो क्या? ठीक है, वो समझ लेते हैं।
नहीं ना मैडम, टाइम सेलर को मिल रहा है ना। मान लो अगर कोई भी बढ़ रहा है हाँ, और बढ़ेगा तो ज्यादा सेलर को लॉस होएगा। तो फिर उसका भी तो टाइम तो उसका भी जा रहा है। टाइम नहीं जा रहा है उसका। वाई परसेंटेज अगर उसका उसको उसको टाइम तो हमेशा मिलेगा मैडम, टाइम उसी का है, एक्सपायरी नहीं रहेगी। टाइम पूरा उसको मिलेगा, लेकिन टाइम को कवर अप कौन कर देता है? ओरिजिनल कीमत। ठीक है, अब ये ओरिजिनल कीमत कैसे डिसाइड होती है? चलो, यहां तक फंडा क्लियर है क्या? पक्का? श्योर? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको दो तरीके से ऑप्शन को देखना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना हो तो आपके लिए ये 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा लंबा ट्रेड करना हो तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? क्योंकि ये रोज आता है, रोज चला जाता है, और ये वाले कैसे होते हैं? ये लंबे समय के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रीमियम में उसकी ओरिजिनल कीमत और प्रीमियम के अंदर जो ओवरऑल टाइम है वो आइडेंटिफाई करना पड़ जाता है, ठीक है। चलो, अब बैक टू पवेलियन आ जाओ, ऑप्शन चेन के ऊपर खोल लो ऑप्शन चेन, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि भैया क्या क्या चीजें हैं ये। एक इंडेक्स की खोल लेते हैं और एक इसी स्टॉक की ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ऑप्शन चेन में 4 सेक्शन दिख रहे हैं क्या आपको? देखो, दिख रहे हैं कि 4 सेक्शन है ना? 4 सेक्शन में ये 2 सेक्शन शेडिंग एरिया देखो, बीच में आपके स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मतलब होता है अनुमानित भाव, अनुमानित बोले तो प्रिडिक्शन रेंज, प्रिडिक्शन रेंज बोले तो यही आपको खरीदना है और यही आपको बेचना है, ये मूव नहीं होते। इनके आगे पीछे स्पॉट भाव जाता है तो आपकी प्रीमियम बढ़ती और घटती है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहलाता है इन द मनी, इसको मनीनेस बोलते हैं, ठीक है। मनीनेस बोले तो द फ्लो ऑफ मनी, द फ्लो ऑफ मनी रिप्रेजेंट्स द प्रीमियम। दैट मींस फ्लो ऑफ मनी ज्यादा होगा तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेगी और तेजी से घटेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आईटीएम, इन द मनी। जहां भी बाजार है और वहीं का कोई स्ट्राइक, वहीं का कोई भाव आपने उठाया है तो उसको बोलेंगे एट द मनी, ठीक है, एट द मनी, एटीएम। और अगर आपके करंट भाव से मार्केट, ठीक है, ऊपर यहां पे है तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ओटीएम। ओटीएम बोले तो आउट ऑफ द मनी, यानी मनी फ्लो इज लेस, द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी स्लो। ये कॉल साइड का है, ठीक है। वैसे ही सेक्शन पुट साइड में भी होता है। पुट साइड में क्या बोलेंगे? पुट साइड में टोटल अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड आईटीएम। एटीएम इज कॉमन और दैट इज कॉल्ड ओटीएम। यानी जब प्रीमियम ऊपर नीचे होगी तो उसके पीछे बाजार भी ऊपर नीचे होगा। अगर मार्केट बुलिश होता है तो कॉल की सारी प्रीमियम बढ़ेगी और उसी के वक्त पुट की सारी प्रीमियम घट जाएगी। अगर मार्केट बियरिश होगा तो पुट की सारी प्रीमियम बढ़ जाएगी और कॉल की सारी प्रीमियम उसी वक्त घट जाएगी। ये एक तराजू की तरह है, दोनों एक साथ बढ़ेंगे नहीं, दोनों एक साथ घट सकते हैं, दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते। यानी बायर को दो जगह से प्रॉफिट कभी नहीं आ सकता, बट सेलर को दो जगह से लॉस, सॉरी, दो जगह से प्रॉफिट आसानी से आ सकता है। क्यों? वाई? क्योंकि ये जितनी भी प्रीमियम्स दिख रही है इन सब में सबसे बड़ा एलिमेंट है तो सेलर दो जगह से कमाता है और बायर किसी एक जगह से कमाता है। इसलिए बोला जाता है ऑप्शन राइटिंग इज द बेस्ट गेम इन ऑप्शन मार्केट। 2 लाख, 2.25 लाख रुपए लगाओ, ऑप्शन को बेचो। ऑप्शन बेचने पर प्रॉफिट जल्दी आता है और रोज आता है। सेल, इसलिए लोग सेल करते हैं, दोज हु हैव मनी वो ऑप्शन राइट करते हैं। ऑप्शन मैडम, जब तक सेलर नहीं आएगा, आप याद रखिए, जब तक सेलर नहीं होगा जब तक बायर भी नहीं होगा, तो पहला कदम सेलर ही होता है, फर्स्ट सेल। आईपीओ भी आता है तो आईपीओ कंपनी सेल कर रही होती है, करेक्ट है। तो पहला सेलर आया, वो मुर्गी आई अंडा आया, इसका मतलब समझ लो, पहले सेलर आया, पहले सेल होगा। यानी ये जितने भी स्ट्राइक दिख रहे हैं इनमें जब तक पहले सेलर नहीं आएगा, पहला सेलर नहीं आएगा, जब तक पहला बायर भी नहीं आएगा। यानी पहला सेलर कौन? बड़े लोग। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स क्या करते हैं? ये प्रीमियम्स को राइट करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नोज विल अर्न व्हाट? टाइम।
इंस्टीट्यूशंस ही ऑप्शन चेन को ज्यादातर लीड करते हैं, और छोटा क्लाइंट क्या करता है, कभी कभार मोमेंटम आ जाता है तो वो कमा जाता है। महीने में कितनी बार मोमेंटम देख लिया आपने, आप खुद ही देख लो, कितनी बार मोमेंटम देखा आप लोगों ने, अच्छा खासा जिसको आपने पकड़ लिया, सर पकड़ लिया मैंने ये 4 बार, एक हफ्ते में एक आध बार, करेक्ट है। और कितनी बार आप लोगों ने मार्केट को देखा, सर ये तो मार्केट तो पड़ा रहता है सर, कहीं जाता ही नहीं है, साइडवेज रहता है ऑलमोस्ट, करेक्ट है। यानी 22 दिन में से 4 दिन आप लोगों के हैं, और बाकी के 18 दिन किसके पास में, सेलर। यानी 18 दिन कौन कमा रहा है, सेलर। किस चीज का कमा रहा है, टाइम टू एक्सपायरी, यानी थीटा कमा रहा है वो। 2 लाख रुपए लगा कर अगर उसको 20,000 रुपए भी मिल गया ना, तो वो बोलेगा अरे इससे अच्छा धंधा नहीं है, काय को ब्याज पे पैसा देने का, 10% 20%, ये आराम से ईमानदारी का कॉन्ट्रैक्ट है। सारे ब्याज देने वाले क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सेल मार रहे हैं, उनको दे दिया किसी ने दिमाग, बोले 20 लाख है, अरे काम का 10 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ शॉर्ट मार दे, 5 इधर के मार, 5 इधर के मार, 5 इधर के मार, 5 इधर के मार, कमाई तो चारों में आएगी। क्यों कमाई आएगी, बिकॉज बायर क्या दे रहा है, बायर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। किसको दे रहा है इंटरेस्ट रेट, सेलर को। बायर क्या दे रहा है, टाइम। किसको दे रहा है, सेलर को। बायर ओरिजिनल कीमत किसको दे रहा है, सेलर को। सब तो दे दिया उठा के, सेलर ने क्या बोला, ये ले 2 लाख रुपए रखे खा ले, यही हुआ मैडम। सेल करते वक्त इंटरेस्ट रेट रिसीव हो रहा है, ये सब किसकी कमाई है, ये सेलर की कमाई है, ये सेलर को जा रहा है। फ्यूचर में भी सेम है, फ्यूचर में जो बढ़ी हुई कीमत होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे मई कॉन्ट्रैक्ट, जून और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, वो कीमत बढ़ी हुई किसको जाती है, कब जाएगी, टाइम टू एक्सपायरी डेट। हाँ, सेल का लेंगे तो वो जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वो सेलर की कमाई है, सेलर का। जस्ट आपने कभी देखा होगा ना, मार्केट बढ़ता धीरे धीरे है लेकिन गिरता कैसे है, झटके से एकदम धड़ करके गिर गया। करेक्ट, ये अब पकड़े आप फ्यूचर और ऑप्शन का रिलेशनशिप। फ्यूचर में टाइम कम होता है और ओरिजिनल कीमत ज्यादा होती है, तो वो जीरो नहीं होता है। लंबा अगर जाना है आपको तो आप फ्यूचर ट्रेड करें, उसमें बायर बन सकते हैं, ठीक है। सेलर बनेंगे तो उसमें प्रॉफिट कम है, बट ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर सेलर बनेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा है। ज्यादा बोले तो पूरी प्रीमियम ही खा जाओगे आप, और अगर यहां बायर बने तो लॉस कैसा है, लिमिटेड है, ठीक है। डिपेंड अपन आपका व्यू क्या बोल रहा है, जून तक बाजार का रेंज क्या है, रेंज आपको बाजार डिसाइड, आपको बड़े बड़े प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा सर। अगर सेलर बनना है तो बड़े प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेलर की तरह सोचोगे तो बायर बन पाओगे, नहीं तो बायर की तरह सोचा तो वो सेलर खा जाएगा सर आपको, समझे बात को। ऑलवेज प्रॉफिट क्यों होता है भैया सेलर को, बिकॉज वो कैसा सोच रहा है, मैं बाजार चला रहा हूं, सेलर बाजार चला रहा है कायदे से, बायर नहीं चला रहा सर। बायर तो बेचारा खरीद के बैठ जाता है, वो क्या करता है, बेचता है क्या, वो बैठ के खरीद के। अब जैसे मैं खरीद के बैठ गया, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता मैं, बट सेलर क्या करता है, सेलर दबाव बनाता है। कहां से दबाव बनाएगा, दोनों तरफ से, इधर से भी बेच, इधर से भी बेच। बाजार को कहां रखे, ये रेंज में, ये मेरा काम है। कौन डिसाइड करेगा, ओआई। आपको ओआई बता रहा है कि बाजार इससे इसके बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहां हैं और सबसे ज्यादा लोग यहां पे। ये कौन लोग हैं, ये सेलर हैं जो रेंज में रखते हैं। बायर रेंज तोड़ता है, बट बायर के पास में पैसा है क्या, नहीं है, तो बायर रेंज तोड़ नहीं सकता, इसलिए सेलर उस रेंज में दबा देता है, और सेलर उस रेंज के बाहर सारी प्रीमियम्स को बेच देता है, और प्रीमियम को कर देता है एक्सपायरी वाले दिन जीरो। क्यों एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवे हो जाता है, क्यों निफ्टी साइडवे हो जाता है, कभी कभार ऊपर नीचे होता है, 80% एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवे हो जाता है। आप देखना कभी कभी इवन प्राइस पे निफ्टी बंद होता है, 500, 24,500,
23,500, 24,500 या 24,000, देखा कभी? इवन पे बंद होता है, तो क्या हो रहा है वहां पे? इवन पे सेलर थे, इधर 24,000 पे भी सेलर और इधर 24,500 पे भी सेलर, दोनों ने एक रेंज बना ली और बाजार को इन्हीं रेंज के बीच में बंद कर दिया। यहाँ वो सेल करते हैं और वहां पे हाँ जी, आप देखना, आपने कभी FIDI का डाटा देखा, कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन का? शुरुआत में मैंने बताया था, कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा देखते हो? नहीं देखते हो। कैश देखना, कई बार कैश बाइंग होगी, फ्यूचर भी बाइंग होगा, लेकिन ऑप्शन 90% क्या होता है? सेल। क्यों होता है ऑप्शन सेल? बिकॉज ऑफ बड़े क्लाइंट उसको बेच रहे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट में सेलर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होगा, अगर सेलर ही नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट भी नहीं होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट पे 00 लिखा आएगा, और 00 लिखा आएगा इसका मतलब क्या हो गया? दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर बाइंग, सेलर फर्स्ट देन बायर फर्स्ट। नहीं तो यहां 00 लिखा हुआ है, देखो, देयर इज नो बायर एंड सेलर, जहां 00 है उसको आप खरीदना चाहोगे तो भी खरीद नहीं सकते। ठीक है, चलो भाई, ये जस्ट नॉर्मल सा व्यू। अब मैंने बाय क्यों किया? मैंने थोड़ा सा बड़ा सोचा और कुछ नहीं सोचा। मुझे लगता है कि भैया ये जो गैप है ना, ये प्रीमियम मुझे 200-250 तक भी मुझे मिल सकती है, 200 या 250 तक भी मिल सकती है। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर माय। ठीक है सर, अब 3500 भी तो था अभी थोड़ी देर पहले। सर पेशेंस, या तो पेशेंस अच्छा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, या तो पूरा उड़ाऊंगा। क्या? मतलब नहीं सर, हाँ भी लूंगा ना, अभी तो प्रॉपर लूंगा मुझे, डोंट वरी डोंट वरी। अभी यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक अगर फंडा क्लियर हो तो भाई बता दो। तो बीइंग अ बायर, सेलर की तरह सोचिए। सेलर क्या करता है? सेलर करता है ओआई के हिसाब से कैलकुलेशन। सेलर जाता है ओआई परसेंटेज देखता है। मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ दिख रहा है? 7,500 पे दिख रहा है, करेक्ट है। 7,500 के ऊपर जाने की उम्मीद बड़ी कम लग रही है। मैं यही बोला था कि भैया मेरा हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ा हुआ मार्केट, अब यहाँ से क्या होना चाहिए? यहाँ से इसको जाना चाहिए सेल साइड पर, करेक्ट है। यही डिसाइड कर रहे थे। कितना सेल साइड पर हो गया आज देखो, 2% माइनस हो गया आज। अगर इक्विटी में मैं शॉर्ट, अरे फ्यूचर में शॉर्ट मारता तो 125 का लॉट है, 2% दिन भर में कितना गिरा होगा? कल 7350 था, 7250 और 7150। राइट नाउ कितने पॉइंट? 200 पॉइंट, यानी फ्यूचर में 24,000, सॉरी 25,000। यस और नो? फ्यूचर अगर शॉर्ट मारते तो 25,000 रुपए बनता, 2 लाख 3 लाख पे, 3,16,000 17,000 रुपए लगता है इसके फ्यूचर में। हमने एग्जाम्पल भी देखा। कहां जाने की उम्मीद है? अगर इसने 7,000 तोड़ दिया तो सीधा 7,000 तोड़ के कहां जाएगा? देखो ओआई कहां दिख रहा है 7,000 के बाद में? सीधा 6500, यानी व्हाट इज द रेंज ऑफ सेलर? सेलर का रेंज है 7500 से 6500। कैसा हो गया? इवन हो गया। 29 तारीख तक ये इसी के बीच में रहेगा, ये 6500 के नीचे नहीं जाने वाला बिफोर एक्सपायरी डेट। मैंने चार्ट नहीं देखा, इधर से बढ़ने के चांसेस कम है और यहां से टूटने के चांसेस ज्यादा है। तो ये क्या हो गया? दैट इज द इनिशियल सपोर्ट लेवल और दैट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट टूटा तो कौन से सपोर्ट पे जाएगा? नेक्स्ट सपोर्ट, और नेक्स्ट सपोर्ट सीधा दिख रहा है मुझे 6500, क्योंकि वहां एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। और वो एक्टिविटी जोन किसका होगा? वो सेलर का होगा, बायर का नहीं होगा। इधर 7500 पे भी कौन होगा? सेलर होगा, बायर नहीं है। इसलिए यहां से वो ऊपर नहीं गया और यहां से वो नीचे नहीं जाएगा। तो हमको क्या देखने का? 7,000 तोड़ा तो फिर मैं प्रीमियम में फिर भी बैठा रहूंगा मैं, क्योंकि वो मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट है। वहां से मेरी प्रीमियम तेजी से बढ़ना चालू होगी। क्यों चालू होगी? क्योंकि मैंने खरीदा ही क्या है? मैंने 6500 ही खरीदा है, यानी मैं चाहता हूं 6500 तक जाए। और जैसे जैसे मेरा भाव 6500 के करीब आता जाएगा, मेरी प्रोबेबिलिटी कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और उस प्रोबेबिलिटी के बदले मुझे क्या मिलेगा?
मुझे मिलेगा डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, है ना, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये मुझे मिलेंगे और इस प्रीमियम में ओरिजिनल कीमत आना धीरे 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 चालू हो जाएगी। तो ये प्रीमियम अपने कॉस्ट और कॉस्ट से फिर सडन स्पाइक करते हुए 110, 120 या 250 तक भी जा सकती है। लगाए कितने यार? 8000 लगाए यार। हाँ, मेरा मोटिव तो, मेरा कंसर्न तो यही है। सेलिंग हुई है नो डाउट, इक्विटी में तो अपन प्रॉफिट में, फ्यूचर में भी अपन प्रॉफिट में, ऑप्शन में क्यों प्रॉफिट में नहीं है मैं वो बताना चाह रहा हूं, बिकॉज ऑफ टाइम। 29 तारीख तक अगर 6500 आया तो मेरा 8000 रुपए पूरा बर्बाद है सर। मुझे समय से पहले चाहिए, समय से पहले आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं तो समय पे अगर कोई चीज डिसाइड हो रही है, जो तो वही बात हो गई कि भैया मौत सामने खड़ी और भगवान ने बोला कि जा तेरे को क्या चाहिए, तेरे को एक शर्त देता हूं मैं, है ना, पॉसिबल नहीं है ना। फिर कुछ भी मांग लो, होना क्या, बोले तेरा तो कल आखिरी दिन है, आज तेरे को जो करना है कर ले, तो वो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन को समझना हो तो टाइम का वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। टाइम आप लोगों के लिए दोस्त भी है और टाइम आप लोगों के लिए दुश्मन भी है। दोस्त किसका? सेलर का, और दुश्मन किसका? बायर का। तो आपको अब बाय करना है या सेल करना है? मेरा सेलिंग का कोई ऐसा प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कि सेलिंग में प्रॉफिट है तो सेलिंग की सेलिंग बता रहा हूं ना जी। बायर और सेलर दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेड बैठेंगे। बस जो लोग लॉस करते हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई लॉस होता है ऑप्शन के अंदर, लॉस होता है ऑप्शन के अंदर, राइट है, बाइंग में लॉस होता है, बट उनकी गंदी आदत क्या होती है, उनको रोज ट्रेड लेना है, रोज ट्रेड लेना है। अब अभी अपन ने कैलकुलेशन किया कि भैया 22 दिन में से 4 दिन बायर के और 18 दिन सेलर के, उस 18 दिन में से फंस गए एक आध दिन तो पूरा कैपिटल साफ। अब वो 4 दिन आपको ढूंढना है, यानी आपको तो नजर बैठा के आपको महीने में 4 ट्रेड लेना है मात्र। वो 4 ट्रेड में आप आपके कैपिटल को डबल कर लोगे। बहुत बच्चे करते हैं ऐसा, जिनके पास पेशेंस लेवल होता है। अभी लास्ट कौन सा बेच था, मेरा बैच था, उसके अंदर किया था 2000 रुपए से ही मेड 1 लाख रुपीज। 2000 रुपए से धीरे 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 करके। हाँ जी, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। 2000 रुपए से 1 लाख रुपीज यार। जब बाजार बीच में जब भाग रहा था ना, सडन वॉलिटिलिटी थी, उस वॉलिटिलिटी फेज में बायर ने कमाया। अब ये 1 लाख रुपए किसका गया? सेलर की जेब से। अरे कोई फर्क पड़ा क्या सेलर को? सेलर को फर्क पड़ा क्या? ये याद रखना भैया, बायर कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता है प्रीमियम को बाय करके, क्योंकि वो क्या करता है, वो केवल प्रीमियम्स को थोड़ा बहुत रिसीव कर लेता है, बाकी सेलर का कभी पैसा जाएगा नहीं और बायर कभी पूरा पैसा खा नहीं पाएगा। सेलर रोज करो। अभी तुम बताओ, अभी ये सेल करते तो ये प्रॉफिट, ये माइनस नहीं होता, अभी ये कितना होता? प्लस होता। डर नहीं लगता सेलर को। सेलर को डर कब लगेगा? जब बाजार बहुत फ्लक्चुएट करेगा, और वो फ्लक्चुएशन के लिए आपके पास में हथियार दिया हुआ है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, यानी मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा प्लस तो मार्केट में फ्लक्चुएशन हाई, इंडिया विक्स बहुत ज्यादा माइनस तो मार्केट डायरेक्शनल होगा, वेदर बुलिश या फिर बेरिश। अभी कैसा इंडिया विक्स? न्यूट्रल। वॉलिडिटी है, किसका दिन है? सेलर। और सेलर एक्टिवेट कहां होना चालू हो जाता है? थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि सेलर को सैटरडे, संडे और मंडे, ये 4 दिन मिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मंडे को भी मार्केट कैसा होता है? अनप्रिडिक्टेबल, न्यूट्रल ज्यादातर। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये 4 दिन सेलर कमाता है। यानी स्विंग ट्रेड करना हो तो क्या करें? सेल करें। और अगर इंट्रा करना हो तो बाय, और बाय करके तुरंत प्रॉफिट तुरंत लॉस करके बाहर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल इसको और थोड़ा सा करेंगे। प्लीज ऑप्शन चेन को रोज देखो, भले रोज देखो ऑप्शन चेन को, कहां पर क्या क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन को एलटीपी एंड ओआई के हिसाब से देखो। ओआई कैलकुलेशन समझे तो आप लोगों को आगे का व्यू क्लियर होगा। पहले बोल दो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ओआई वॉल्यूम के अलावा कुछ है ही नहीं भैया। ओआई वॉल्यूम जस्ट दी कॉन्ट्रैक्ट के काउंटिंग्स है ना। कॉन्ट्रैक्ट समझे तो आप लोग रेंज समझोगे,
और रेंज समझे तो बाजार समझोगे और सेलर समझोगे, उस हिसाब से बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो दैट इज एंड फॉर द सेशन।